दोस्तों 11 दिसंबर की ठंडी रात सऊदी अरब के शहर रियाद की एक शांत कॉलोनी में एक ऐसा मामला सामने आने वाला था। इसे सुनकर के हर कोई हैरान रह गया। एक पति अपनी बीवी को मरा हुआ बताता है, लेकिन सच कुछ और ही निकलता है। ऐसा सच जिसने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया। दोस्तों 11 दिसंबर की रात सऊदी अरब के शहर रियाद में रहने वाला फैजल जब अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसकी बीबी नादिया बेड पर लेटी हुई है। जब उसको हिलाया जुलाया तो वह कोई जवाब नहीं देती है। जब उसने ज़्यादा उसको यहाँ तक की आवाज़ें दी और ज़ोर से हिलाया तो ऐसा लगा उसे कि जैसे यह बेहोश है। साथियों फैसल तुरंत घर से बाहर निकला और मोहल्ले के एक छोटे मेडिकल क्लिनिक पहुंचा और वहां से डॉक्टर को बुला करके तुरंत लाया। डॉक्टर ने जब नादिया की नब्ज देखी तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह मर चुकी है। साथियों फैजल कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर डॉक्टर साथियों उसको कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है तो तुम इसको अस्पताल दिखा लो। यह आदमी साथियों अपनी बीबी को वहां से उठाता है और रियाद के एक सरकारी यहां तक कि अस्पताल लेकर के चला जाता है। अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने इसकी बीबी को साथियों मुर्दा घोषित कर दिया था। इसके अंदर साथियों कोई जान नहीं है, यह मर चुकी है। यह बात पूरे साथियों मोहल्ले में फैल जाती है और रिश्तेदार आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, लड़की के घर वाले भी यहाँ तक कि आ जाते हैं। यानी कि साथियों नादिया के सब लोग पूछने लगते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो साथियों फैजल वही बात बताता है कि मुझे नहीं पता, मैं बाहर से जैसे ही रात को करीब लगभग 8 बजे आया तो मैंने उसको मरा हुआ पाया। मैंने मोहल्ले के क्लिनिक के डॉक्टर को भी यहाँ तक कि दिखाया और फिर अस्पताल भी लेकर के गया, लेकिन जितना मुझसे हो सका वो मैंने किया। अब मुझे नहीं पता कि यह कैसे आखिरकार मर गई। बहरहाल कुल मिलाकर साथियों उसके कफन दफन का इंतजाम आखिरकार होने लगता है। फिर सऊदी अरब में भी साथियों इसका इस्लामिक रिवाज के मुताबिक दफनाने से पहले साथियों मैयत को गुस्ल दिया जाता है। तो अब नादिया को साथियों नहलाने के लिए उसकी माँ जो है वो उसको गुस्ल देती है। जब वो अपनी बेटी को साथियों नहला रही थी तो साथियों वह उसके गले पर ऐसे निशान देखती है कि जैसे उसको गला घोट करके यहाँ तक कि मारा गया हो। उसके गले पर साथियों उंगलियों के निशान थे, क्योंकि साथियों नादिया का रंग जो था वह बहुत ही गोरा था, इसलिए गर्दन पर उसको साफ निशान उसके दिखाई दे रहे थे नहलाते हुए। उसकी मां साथियों वहां पर हंगामा कर देती है, फिर मेरी बेटी को नॉर्मल मौत नहीं मरी है बल्कि इसको मेरी बेटी को मारा गया है। सब लोग साथियों हक्का बक्का रह जाते हैं कि आप यह कैसे कह सकती हो। तो साथियों फिर उसने और लोगों को यह भी दिखाया कि देखो मेरी बेटी के गले पर यह निशान है, हाथों की उंगलियों के जैसे इसका गला दबा करके मारा गया हो, इसको मार दिया गया हो। हंगामा साथियों बढ़ा तो वहीं से साथियों किसी ने सऊदी पुलिस को आखिरकार फोन कर दिया और पुलिस तुरंत आ जाती है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर साथियों उसको यहां तक कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथियों पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट जब आती है तो जो शक था लोगों का और जो साथियों नादिया की मां ने शक जाहिर किया था वो बात हकीकत आखिरकार हो गई थी। उस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में साथियों लिखा था कि वो दम घुटने से यानी गला घुटने की वजह से ही उसकी हत्या के कारण बना है। बस साथियों फिर क्या था, रियाद पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है और सबसे पहले जो साथियों उसका शौहर था फैसल उसको थाने बुलाया जाता है, उससे इंक्वायरी की जाती है। जब साथियों फैजल से इंक्वायरी की गई थे, घुमा फिरा कर साथियों सवाल जवाब किए गए, फिर मनोवैज्ञानिक तरीके साथियों उसको फिर तोड़ा गया। तो साथियों पुलिस के सामने ज़्यादा साथियों आखिरकार टिक नहीं पाता है। पहले तो साथियों वह इधर उधर की बातें करता है और फिर साथियों उसने कबूल कर लिया कि साहब मैंने ही अपनी बीवी का आखिरकार कत्ल किया है। आखिरकार साथियों फैजल ने अपनी बीवी को नादिया का कत्ल आखिरकार क्यों किया था, जब साथियों यह कहानी वो बताता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। तो साथियों पूरी कहानी मैं आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पुलिस ने जब फैजल साथियों पूछा कि भाई तुमने अपनी बीवी नादिया को आखिरकार क्यों मारा, साथियों उसने कहा कि साहब
मेरी शादी को लगभग 12 से 13 साल हो चुके थे और हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक से चल रही थी। मेरी शादी जब नादिया से हुई थी तो मैं इसको पा करके बहुत खुश था, क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत थी, गोरे रंग की थी और नाक नक्श भी बहुत अच्छे थे। तो कुल मिलाकर के जब मैं इसको अपने घर लेकर के गया तो रियाद में अपने परिवार के साथ हम लगभग 2 साल तक रहे, लेकिन फिर नादिया की और घर वालों के बीच बात नहीं बनती थी साहिब। तो मैं इसको अलग मकान किराए पर लेकर के वहाँ रहने लगा। इस तरह से एक के बाद एक से 3 बच्चे हमारे पैदा हुए। हमारा प्यार मोहब्बत इसी तरह से हमेशा परवान चढ़ता रहा। लेकिन 3 बच्चे होने के बाद जब शादी को अब लगभग 13 साल बीत चुके हैं तो दोस्तों रियाद पुलिस स्टेशन पर बैठ करके फैजल जब अपना जुर्म कबूल करता है तो साथियों वहां मौजूद हर पुलिस अफसर एक पल के लिए बिल्कुल यहां तक कि खामोश हो जाता है, क्योंकि साथियों जो वजह थी बताने वाला था वह जितनी हैरान करने वाली थी उतनी ही साथियों यहां तक कि डरावनी थी। साथियों फैजल ने पुलिस को बताया कि तो पिछले 1 साल से लगातार नादिया मेरी बीवी मुझे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं बीबी के पास जाता था तो वह मुझे इग्नोर कर देती थी और मेरे कमरे से उठ करके बच्चे के कमरे में चली जाती थी और जा करके सो जाती थी। फिर कुछ दिनों तक मैं बर्दाश्त करता रहा। शायद नादिया को तकलीफ़ है, कोई परेशानी हो सकती है, अगर कोई तकलीफ़ या कोई यहाँ तक की परेशानी होती तो वह मुझसे ज़रूर बताती और मैं उसका इलाज ज़रूर कराता। मैंने जब एक दिन उससे पूछा कि नादिया हम मियाँ बीबी हैं, रियाद में इतने आखिरकार साल से साथ रह रहे हैं, तो मुझे क्यों आखिरकार इग्नोर कर रही हो? जैसे ही मैंने तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो कभी तुम पेशाब करने के बहाने से तो कभी कोई काम के बहाने से बाहर निकल जाती हो और फिर बच्चों के कमरे में जा कर के बिल्कुल तुम चुपचाप सो जाती हो, वापस नहीं आती हो और तुम्हें पता है कि बच्चों के सामने मैं तुमसे ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इस तरह से कब तक आखिरकार चलेगा? आखिर मामला क्या है? साथियों नादिया कहने लगी कि अब मैं पहली जैसी बात नहीं है मेरे अंदर, अब लगभग 3 बच्चे हो चुके हैं हमारे, उम्र भी बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे कुछ कमजोरी महसूस होती है। मुझे यह सब कुछ अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बस इसी तरह से बहाने बनाती रही और मैं बर्दाश्त करता रहा। लेकिन आखिरकार एक मर्द कब इस तरह से आखिरकार बर्दाश्त करेगा? मैंने उसको ज़बरदस्ती अपने कमरे में रोकना चाहा और उसको कहा कि तुम मेरे कमरे में ही आखिरकार सो जाओ, यानी मेरे पास ही सोओगी, बच्चों के पास तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। लेकिन वह नहीं मानी। जब बात ज़्यादा हद से बढ़ी और किसी भी तरह से मेरे पास सोने की तैयार नहीं हुई तो साहिब मुझे ऐसा शक होने लगा कि मेरी बीवी किसी दूसरे आदमी से संपर्क में आ गई है, यानी उसके साथ उसकी सेटिंग हो गई है, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है। फिर मैंने इस बात को लेकर के मैंने सऊदी अरब में रहने वाले अपनी सास को फ़ोन किया और फिर सारी बात उसको बताई कि सासू माँ लगभग पिछले 6 से 7 महीने हो चुके हैं नादिया मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रही है। मैं जब भी उसको अपने पास बुलाता हूँ तो वह कोई न कोई बहाना बना करके बच्चों के कमरे में चली जाती है। अगर उससे पूछने की यहाँ तक कि मैं कोशिश करता हूँ कि क्यों, परेशानी है क्या कोई, तो कहती है कि मेरी तबीयत आज खराब रहती है और मुझे कमजोरी भी है। मैं दवाई दिलाने के लिए कहता हूं तो डॉक्टर के पास आखिरकार वह जाती भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उसके कदम बाहर तो नहीं आखिरकार पड़ गए हैं। यह बात साथियों सुन करके मेरी सास मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि तुम मेरी बच्ची पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम भला ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरी बेटी गलत है और वह किसी दूसरे के साथ आखिरकार सेट हो गई है। अभी तक तुमने मेरी बेटी को एक मोबाइल फोन तक आखिरकार नहीं दिलाया, उसके पास फोन नहीं है। जब तुम काम पर जाते हो और हमें उससे बात करनी होती है तो हमें मोहल्ले पड़ोस के यहाँ तक कि फोन से बात करनी पड़ती है। और फिर भी सास बोली कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अपनी बेटी से जरूर आखिरकार बात करूंगी और उसको समझाऊंगी कि इस तरह से शौहर और बीवी में नहीं होनी चाहिए। वक्त साथियों फिर गुजरता गया, लेकिन मेरी बीवी के
बर्ताव में कोई भी आखिरकार बदलाव नहीं आया और वह मुझे इसी तरह से हमेशा इग्नोर करती रही। आखिरकार मैंने एक दिन उसके साथ ज़बरदस्ती आखिरकार कर डाली। जब मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो मुझे लानत देने लगी और यहाँ तक कि गालियाँ देने लगी और मुझे मारने और दौड़ने लगी। भला एक बीवी अपने शौहर के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकती है। मैं खामोश हो गया और मैंने उसको समझाया कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है तो मैं तुम्हारा इलाज कराने के लिए बिल्कुल साफ साफ तैयार हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी शौहर और बीवी का एक साथ रहना और एक साथ रहने के बाद उनके बीच प्यार यहाँ तक कि मोहब्बत ना होना, तो इस तरह से ज़िंदगी आखिरकार नहीं चल सकती है। उस दिन वह बात वहीं साथियों खत्म हो गई। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरा, लेकिन उसके बर्ताव में आखिरकार फिर भी कोई बदलाव, परिवर्तन नहीं आया। फिर लगभग 11 दिसंबर की रात को जब उस बात को करीब लगभग 10 से 11 दिन बीत चुके थे तो मैं उस दिन मुझे अपनी बीवी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आखिरकार महसूस हो रही थी। मैंने उसको ज़बरदस्ती अपने कमरे में बुलाया और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह एक भी नहीं मानी। फिर मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की। इस बार जब मैंने ज़बरदस्ती की तो वहाँ पर एक डंडा पड़ा हुआ था चारपाई के नीचे। मेरी बीवी नादिया ने वो डंडा उठाया और मुझे मारना आखिरकार शुरू कर दिया। बस मेरी मर्दानगी को यह गंवारा नहीं हुआ। मैंने सोचने लगा कि भला यह कैसे औरत है कि अचानक इसके अंदर इतना बड़ा आखिरकार बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। मैं अगर इसको प्यार से बुलाता हूं तो प्यार से नहीं आती है, गुस्सा करती है। इसको यहां तक कि छूने की कोशिश करता हूं तो बच्चों के कमरे में जाकर के चली जाती है, सो जाती है। और जब मैं इसके पास आने की आखिरकार कोशिश कर रहा हूं तो यह मुझे आखिरकार डंडे से मार रही है। बस फिर हमारे बीच तू मैं हो गई, झगड़ा लगड़ा शुरू हो गया। और फिर जब उसने मुझे डंडे से मारा तो साहेब मुझे भी यहाँ तक कि गुस्सा आ गया और फिर मैंने उसका गला दबा दिया। जब वह मर गई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए था, लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर बिल्कुल गुस्सा सवार था। क्या करता मैं? बीबी के हाव भाव और उसका बर्ताव इस तरह का था कि ना तो मैं मुझे यह बता रही है कि वह किस वजह से मुझे अपने पास नहीं आने दे रही है और ना यह बता रही है कि उसे कोई तकलीफ है, ना यह भी बता रही है कि कहीं बाहर किसी के साथ उसका आखिरकार अफेयर चल रहा है। फैसल ने साथियों पुलिस के सामने कहा कि साहब, भला एक औरत जिसने 3 बच्चे पैदा किए हों, जो इतने साल से मेरे साथ आखिरकार ठीक ठाक से रह रही हो, अचानक से उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव, परिवर्तन कैसे आ सकता है? तो बताओ मैं क्या करता? अगर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता तो क्या करता? साहब मुझे बताइए, क्योंकि वह मुझे अपने पास आने तक यहाँ तक कि नहीं देती थी, मुझे हाथ लगाना भी नहीं देती थी। इसलिए मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसको परेशान किया और जब उसने मुझे मारना शुरू किया तो मुझे भी गुस्सा आखिरकार आ गया और मैंने उसका गला दबा दिया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों फैजल ने तो अपना जुर्म आखिरकार कबूल कर लिया, लेकिन साथियों इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला सच अभी बिल्कुल बाकी था, क्योंकि साथियों पुलिस की तहकीकात में बाद में जो बात सामने आई उसने इस पूरे मामले को आखिरकार ज़्यादा हैरान कर देने वाला मामला बना दिया। दोस्तों रियाद पुलिस स्टेशन पर बैठा फैजल अब साथियों पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने बीवी नादिया के कत्ल की बात तो बिल्कुल साफ साफ कबूल कर ली थी, लेकिन अब साथियों यह भी बताने वाला था कि उसने कत्ल के बाद लोगों को धोखा देने के लिए आखिरकार कैसा खतरनाक यहाँ तक कि ड्रामा रचा। साथियों फैजल ने पुलिस के सामने बताया कि फिर जब मेरा गुस्सा उतरा और मुझे एहसास हुआ कि अब लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने अपनी बीवी नादिया को आखिरकार मार दिया है, तो मैं बिल्कुल घबरा गया साहब। मैं सोचने लगा कि अब आगे आखिरकार क्या होगा, इसलिए मैं चुपचाप रियाद में अपने किराए के घर से बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलने के बाद मैं लगभग 1 से 2 घंटे तक बाहर ही आखिरकार घूमता रहा, ताकि ऐसा लगे कि मैं घर पर
था ही नहीं। फिर लगभग 2 घंटे के बाद मैंने घर के अंदर वापस आया और मैंने इस तरह का आखिरकार ड्रामा करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को इस बात का बिल्कुल शक ना हो कि अपनी बीवी को मैंने ही आखिरकार मारा है, क्योंकि असल में तो मैं नादिया को 2 घंटे पहले ही मार चुका था। मैंने उसकी लाश को बेड पर इस तरह से लिटा दिया था कि जैसे वह गहरी नींद में आखिरकार सो रही हो। फिर मैं घर से निकल करके मोहल्ले के एक छोटे से क्लिनिक में गया और वहाँ से डॉक्टर साहब को बुला करके अपने घर लेकर के आखिरकार आया। जब डॉक्टर साहब ने मेरी बीवी को देखा तो उसने कहा कि यह तो मर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी मैंने ड्रामा करना साहब बिल्कुल शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बीवी मर गई हो, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। फिर मैंने साहब अपनी बीवी को लेकर के रियाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल आखिरकार लेकर के पहुंच गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने भी उसको देख करके यही कहा कि अब इसके अंदर कोई भी जान बची नहीं है और यह बिल्कुल मर चुकी है। फैसल कहता है कि यह सब कुछ करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल शक न हो, लोगों को ऐसा लगे कि मेरी बीवी की आखिरकार मौत हो गई है किसी बीमारी, हार्ट अटैक या किसी अचानक वजह से, न कि किसी हत्या से। मैं चाहता हूं कि साहब जल्दी से उसका जनाजा हो जाए और उसे दफना भी दिया जाए और यह मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और सच कहूं तो साहब इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। लेकिन जब मेरी बीवी को नहलाया जा रहा था लोगों के साथ, तो मेरे सास नादिया गुस्ल दे रही है, तभी उसकी गर्दन पर कुछ निशान दिखाई दे गए और फिर वह निशान बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी ने उसकी उंगलियों से उसका गला दबाया हो। बस उसी वक्त मेरी सास ने हंगामा कर दिया। उसने कहा कि मेरी बेटी की मौत नॉर्मल नहीं है, मेरी बेटी को आखिरकार मारा गया है। फिर वहाँ से किसी ने सऊदी पुलिस को आखिरकार फ़ोन कर दिया। फिर वहाँ पर पुलिस आई, लाश को अपने कब्जे में लिया गया और फिर पोस्टमार्टम के लिए साथियों भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें साथियों साफ साफ यहाँ तक कि लिखा हुआ था कि नादिया की मौत गला दबाने से ही आखिरकार हुई है। और बस यहीं से मेरा सारा ड्रामा साहब खत्म हो गया। फैसल ने साथियों पुलिस के सामने कहा कि मैं अपने जुर्म को बिल्कुल कबूल करता हूं, लेकिन मेरी बीवी नादिया को मारने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी, वह मुझे एक पति और पत्नी वाला हक अदा करने दे नहीं रही थी, जिस वजह से गुस्से में मुझसे यह काम आखिरकार साहब हो गया। दोस्तों, यह थी रियाद की एक सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम कहानी। साथियों, इस कहानी से एक बात जरूर समझ में आती है कि बीवी और शोहर का रिश्ता बहुत साथियों नाजुक होता है। अगर किसी भी रिश्ते में साथियों कोई परेशानी, कोई दुख या तकलीफ हो तो उसे छुपाने के बजाय साथियों खुल करके बताना चाहिए। तो साथियों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको साथियों पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।